वनस्थली ऑनलाइन क्लासेस में बायोलॉजी के अंतर्गत सबसे पहले अपनी बॉटनी से पहली यूनिट आवर्तबीजी पादपों में जनन एवं विकास के अंतर्गत प्रथम चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आवर्तबीजी किसे कहते हैं। आवर्तबीजी शब्द है यह एंजियोस व स्पर्मा शब्द से मिलकर के बना है, जिसमें एंजियोस का अर्थ है पात्र और स्पर्मा का अर्थ है बीज। पात्र से आशय है फल। आवर्तबीजी किसे कहते हैं, एंजियोस्पर्म किसे कहते हैं? वे फेनेरोगेम्स पादप, वे फेनेरोगेम्स पादप जिनके बीज फल के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम आवर्तबीजी कहते हैं। आवर्तबीजी पादप होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं हैं। पहली इसकी विशेषता यह है कि आवर्तबीजी पादपों में अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण से आशय है कि इन पादपों के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद व युग्मकोद्भिद अवस्था पाई जाती है। आवर्तबीजी पादपों की पहली विशेषता है कि इनमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, क्योंकि इनमें बीजाणुद्भिद अवस्था स्पष्ट होती है तथा युग्मकोद्भिद अवस्था अस्पष्ट होती है। जो हमारे आवर्तबीजी पादप हैं, इनका बीजाणुद्भिद स्पष्ट जड़, तना व पत्ती में विभेदित होता है। इनकी बीजाणुद्भिद अवस्था होती है, ये द्विगुणित होती है, 2n अवस्था में पाई जाती है तथा युग्मकोद्भिद अवस्था होती है। युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, यह अवस्था अस्पष्ट होती है व अगुणित होती है, अर्थात इनका युग्मकोद्भिद अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, n अवस्था में पाया जाता है तथा इनका युग्मकोद्भिद अल्पजीवी होता है, अल्पजीवी होता है। जो हमारे आवर्तबीजी पादप होते हैं, इन पादपों में युग्मकोद्भिद अवस्था बीजाणुद्भिद अवस्था पर ही निर्भर रहती है, क्योंकि युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, यह पुष्प के अंदर संपन्न होती है। ये जो हमारे पादप होते हैं, इन पादपों में युग्मकोद्भिद अवस्था का स्पष्ट स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है,
क्योंकि इनका युग्मकोद्भिद है, यह पुष्प के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से हमारे जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, इनकी पहली विशेषता है कि इनमें अस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनमें बीजाणुविद अवस्था होती है, वह जड़, तना व पत्ती में स्पष्ट विभेदित होती है। इनमें बीजाणुविद अवस्था होती है, यह द्विगुणित होती है, 2n अवस्था में पाई जाती है। इनकी युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, अगुणित होती है, अल्पजीवी होती है तथा यह बीजाणुविद अवस्था पर निर्भर करती है। इनकी युग्मकोद्भिद अवस्था का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं है। हमारे जो आवर्तबीजी पादप होते हैं, इनमें बीज फल के अंदर पाए जाते हैं। इनमें एक या दो बीज पत्र पाए जाते हैं तथा इनका भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है। इनका जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, वह 3n अवस्था में पाया जाता है। अब हम यह चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है आवर्तबीजी पादपों में जनन। जनन क्या है? जनन को अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। जनन, इसको अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन वह प्रोडक्शन से मिलकर के बना है, जिसमें री का अर्थ होता है पुनः, वह प्रोडक्शन का अर्थ होता है उत्पादन। क्योंकि हम यहां पर बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम यहां कह सकते हैं कि जीवों का पुनः उत्पादन। इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, जनन किसे कहते हैं? तो वयस्क जीवों द्वारा अपने समान नवीन संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। वयस्क जीवों द्वारा अपने समान नवीन संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन में दो प्रकार के जीव होते हैं, जिसमें एक तो होते हैं हमारे जनक जीव और दूसरे होते हैं हमारे संतति जीव। जनक जीव क्या होते हैं? वे वयस्क जीव जो अपने समान नवीन संतति उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम वयस्क जीव कहते हैं। जैसे कि गाय व बैल, ये वयस्क जीव हैं और ये संतति उत्पन्न करती है बछड़ा। तो यहां पर जनक जीव है गाय और बैल। संतति जीव क्या होते हैं? वयस्क जीवों द्वारा उत्पन्न नन्हे जीवों को, नवीन संतति को, उत्पन्न हुए जीवों को संतति जीव कहते हैं। जैसे कि बछड़ा। जनक जीव वे वयस्क जीव जो नवीन संतति को उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम वयस्क जीव कहते हैं। जैसे गाय और बैल। संतति जीव
वयस्क जीवों द्वारा उत्पन्न नवीन जीव संतति जीव कहलाते हैं। जैसे कि बछड़ा, गाय व बैल आपस में प्रजनन करेंगे तो प्रजनन के पश्चात एक नवीन संतति का विकास होगा, वह होती है बछड़ा। यहां पर हम एक चर्चा और करते हैं कि आखिरकार जीव जनन क्यों करते हैं। जीव जनन क्यों करते हैं, इसका कारण ही, यदि जीव अपनी जाति के स्थायित्व, अपनी जाति के स्थायित्व को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखना चाहते हैं, तो जीव जनन करेंगे। इसके अलावा जनन के द्वारा ही जनसंख्या का नियमन होता है। जीव अपनी लाइफ स्पैन के पश्चात मृत हो जाते हैं, तो जनसंख्या का नियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए जीव जनन करते हैं। जनन के द्वारा ही लाभदायक, जनन के द्वारा ही लाभदायक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, नवीन लक्षणों का विकास होता है और इन नवीन लक्षणों के संचयन से हजारों लाखों वर्षों में एक नवीन जाति की उत्पत्ति होती है। तो जीव अपने स्थायित्व को बनाए रखने के लिए, अपनी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। जनन के द्वारा ही जनसंख्या का नियमन होता है। जनन के द्वारा ही लाभदायक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। लाभदायक विभिन्नताओं के द्वारा नवीन उन्नत लक्षणों का विकास होता है और इन उन्नत लक्षणों के संचयन से हजारों लाखों वर्षों में एक नवीन जाति की उत्पत्ति होती है। अब हम चर्चा करते हैं कि जनन के प्रकार। हम यहां पर आवर्तबीजी पादपों में जनन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो जनन आवर्तबीजी पादपों में दो प्रकार का होता है। जनन आवर्तबीजी पादपों में दो प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला है वह है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन, अ का अर्थ होता है नहीं और लैंगिक का अर्थ होता है मिलन, अर्थात निषेचन और जनन जनन है। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें निषेचन नहीं होता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के होने वाले जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। दूसरी हम चर्चा करें इसकी डेफिनेशन की। जनन की वह विधि जिसमें एकल जीव भाग लेता है, जिसमें युग्मक जनन की घटना नहीं होती है, जिसमें निषेचन की घटना नहीं होती है, जिसमें भ्रूणोद्भव की घटना नहीं होती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। या सीधे बोल दो, बिना निषेचन के होने वाले जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं।
दूसरा है हमारा लैंगिक जनन। जनन की वह विधि जिसमें युग्मक जनन, निषेचन व भ्रूणोद्भव के द्वारा नवीन संतति का विकास होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम यहां पर यह चर्चा करते हैं कि लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, अर्थात इनमें कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। अलैंगिक जनन एकल जनकीय होता है। एकल जनकीय से अर्थ है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक जीव द्वारा नवीन संतति को उत्पन्न किया जाता है, जबकि लैंगिक जनन है यह द्विजनकीय होता है। लैंगिक जनन में दो वयस्क जीवों की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक जनन की घटना, गैमेटोजेनेसिस की घटना नहीं होती है। इसमें परागकणों व भ्रूणकोश का निर्माण नहीं होता है, शुक्राणु अंडाणु नहीं बनते हैं, जबकि लैंगिक जनन में युग्मक जनन की घटना पाई जाती है, अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है, जैसे पादपों में परागकण व भ्रूणकोश और जंतुओं में शुक्राणु व अंडाणु, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। अगली बात करते हैं अलैंगिक जनन में निषेचन, फर्टिलाइजेशन की घटना संपन्न नहीं होती, जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की घटना पाई जाती है। निषेचन किसे कहते हैं? नर व मादा युग्मकों के पूर्व केंद्रकों के समेकन को निषेचन कहते हैं। नर व मादा युग्मक आपस में संलिप्त हो जाते हैं, इस परिघटना को निषेचन कहते हैं। तो हमारे अलैंगिक जनन होता है उसके अंदर निषेचन की घटना नहीं पाई जाती, लेकिन लैंगिक जनन में निषेचन की घटना पाई जाती है। अलैंगिक जनन में निषेचन की घटना नहीं होने से युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, अर्थात भ्रूणोद्भव की घटना नहीं पाई जाती है, जबकि लैंगिक जनन में भ्रूणोद्भव की घटना पाई जाती है। भ्रूणोद्भव किसे कहते हैं? कि जो निषेचन के उपरांत बना युग्मनज होता है, युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन व कोशिकाओं का विभेदीकरण होने से भ्रूण का विकास होता है। इस प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होने से व कोशिकाओं का विभेदीकरण होने से भ्रूण का विकास होता है। इस प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तो जो भ्रूणोद्भव की घटना है, ये घटना अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती, लेकिन लैंगिक जनन में पाई जाती है। ये तीनों घटनाएं ना, तो ये केवल लैंगिक जनन में पाई जाती है, अलैंगिक जनन में नहीं पाई जाती। अलैंगिक जनन जनन की एक सरल विधि है, क्योंकि इनमें ये तीनों घटनाएं संपन्न नहीं हो रही, जबकि
लैंगिक जनन की एक जटिल विस्तीर्ण विधि है, क्योंकि इसमें युग्मक जनन, निषेचन, भ्रूणध्वव और इन घटनाओं के दौरान भी बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इसीलिए हमारा जो लैंगिक जनन होता है यह जटिल और विस्तीर्ण होता है। अलैंगिक जनन की एक तेज विधि है, क्योंकि इसके द्वारा उजाड़ क्षेत्र को कम समय में हरा भरा कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन की एक धीमी विधि है, क्योंकि लैंगिक जनन में नवीन संतति का विकास होगा तो उसमें कई वर्षों का समय लग जाता है, जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। इसके द्वारा उजाड़ क्षेत्र को, यदि कोई उजड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर किसी भी प्रकार की वनस्पति नहीं है और उसे हमें अल्प समय में हरा भरा करना है, तो उसके लिए हमें अलैंगिक जनन विधि का ही उपयोग करना होगा। इसके अलावा चर्चा करते हैं कि अलैंगिक जनन में केवल और केवल समसूत्री विभाजन होता है। जो कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है ना, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस एंड मियोसिस, तो अलैंगिक जनन के अंदर केवल और केवल समसूत्री विभाजन की घटनाएं पाई जाती हैं, जबकि लैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन भी होता है। समसूत्री विभाजन भी होता है तथा साथ साथ ही अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। मियोसिस की घटना भी होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की जो घटना है ये इस घटना के परिणाम स्वरूप ही गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन की घटना संपन्न होती है। अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन में एक और अंतर है कि अलैंगिक जनन में पुष्पन व फलन तेजी से होता है, जबकि लैंगिक जनन में पुष्पन व फलन धीमी गति से होता है, क्योंकि लैंगिक जनन में जब हमारा पादप वयस्क अवस्था में पहुंच जाता है तभी उसके अंदर पुष्पन व फलन होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सबसे पहले कि अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक जनन की मूल रूप से दो विधियां हैं, जिसमें पहली विधि है उसका नाम है अनिषेक बीजता। अनिषेक बीजता आपको ध्यान रखना है। अनिषेक बीजता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान बोर्ड के लिए। अनिषेक बीजता क्या है? इसमें अ का अर्थ होता है नहीं और निषेक का अर्थ होता है निषेचन। निषेचन व बीजता का अर्थ होता है बीज। अतः हम कह सकते हैं कि बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया तथा बीज से नवीन संतति बनने की प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। बिना निषेचन के बने बीज से नवीन संतति का विकास होता है, इसे अनिषेक बीजता कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तथा बीज से नवीन संतति का विकास होता है,
उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अनिषेक बीजता किसे कहते हैं? अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तथा बीज से नवीन संतति का विकास होता है, उसे अनिषेक बीजता कहते हैं। अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है, उसका नाम है कायिक जनन। कायिक जनन किसे कहते हैं? उच्च श्रेणी के पादपों में, जो हमारे उच्च श्रेणी के पादप हैं, उच्च श्रेणी के पादपों में पादपों के कायिक भागों, पादपों के कायिक भागों से नवीन संतति का विकास होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें उच्च श्रेणी के पादपों के कायिक भागों से, जैसे जड़, तना, पत्ती, कायिक भाग कौन कौन से हैं? जैसे कि जड़, तना, पत्ती से नवीन संतति का विकास होता है, उसे हम कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन की मूल रूप से दो विधियां हैं। अब हम कायिक जनन की बात करते हैं। कायिक जनन की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, मतलब कायिक जनन है यह दो प्रकार का होता है। पहला हमारा प्रकार है, उसका नाम है प्राकृतिक कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन। वह दूसरा प्रकार है कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन किसे कहते हैं? कायिक जनन की वह विधि जिसमें प्राकृतिक रूप से पादप के कायिक भागों द्वारा नवीन संतति का विकास होता है, उसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। प्राकृतिक कायिक जनन तीन प्रकार का होता है। प्राकृतिक कायिक जनन तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा, पहला है जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, और तीसरा है पत्ती द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन। जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन ये पाया जाता है शीशम में। शीशम के अंदर जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन में क्या होता है कि जब कोई पादप या उस पादप की जड़ होती है, उस जड़ पर प्रसुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं, और जब उन प्रसुप्त कलिकाओं को उचित अनुकूलित वातावरण मिलता है तो प्रसुप्त कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाती हैं, और उनके प्रस्फुटित होने से अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है तथा नवीन प्ररोह का विकास होता है। अपस्थानिक जड़ों एवं प्ररोह के द्वारा नवीन संतति का विकास हो जाता है, जैसे कि शीशम एवं अमरूद। शीशम एवं अमरूद में जड़ द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन होता है। इन पादपों की जो जड़ होती है, जब उस जड़ को अनुकूलित एवं उचित वातावरण मिलता है तो जड़ पर उपस्थित प्रसुप्त कलिकाएं प्रस्फुटित होकर के अपस्थानिक जड़ों एवं नवीन प्ररोह का निर्माण करती हैं,
और अपस्थानिक जड़ों एवं नवीन फलों से एक नवीन संतति पादप का निर्माण हो जाता है। दूसरे हमारे जनन की विधि है तने द्वारा। तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। इसमें पहला है हमारा भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन। भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन अंडरग्राउंड जो स्टीम होती है उसके द्वारा कायिक जनन। ये भूमिगत तने द्वारा कायिक जनन भी 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है हमारा प्रकंद, दूसरा है कंद, तीसरा है घनकंद और चौथा है सल्क कंद। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकंद की। प्रकंद क्या है? प्रकंद एक भूमिगत रूपांतरित तना है। भूमिगत रूपांतरित तना है जिसमें स्पष्ट पर्व व पर्व संधि पाई जाती है। भूमिगत रूपांतरित तना है जिसमें स्पष्ट पर्व व पर्व संधि पाई जाती है तथा यह क्षैतिज दिशा में, ये बात आपको अच्छी तरह ध्यान रखनी है, क्षैतिज दिशा में वृद्धि करने वाला होता है। जैसे कि अदरक व हल्दी। अदरक व हल्दी में जनन होता है वह भूमिगत तने के द्वारा होता है। जैसे कि ये अदरक है, इस पर स्पष्ट पर्व संधि पाई जाती है। ये पर्व संधि है और इस पर इसका जो तना होता है वह गांठ के रूप में होता है। कैसे होता है? गांठ के रूप में होता है। जब यह तना वृद्धि करता है तो अनुकूलित वातावरण में इसकी पर्व संधियों से नवीन अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है। अदरक व हल्दी में जनन की विधि होती है प्रकंद, क्योंकि इनका जो प्रकंद होता है, प्रकंद पर स्पष्ट पर्व व पर्व संधि पाई जाती है तथा पर्व संधियों पर प्रसुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं और इन प्रसुप्त कलिकाओं के प्रस्फुटन से यहाँ पर अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है तथा एक नवीन संतति पादप का विकास हो जाता है। दूसरी हमारी विधि है इसमें, उसका नाम है कंद। कंद द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन यह होता है आलू में। किसमें होता है? आलू में होता है। इसमें कंद क्या है? कंद एक भूमिगत रूपांतरित तना है। भूमिगत रूपांतरित तना है। इसकी जो भूमिगत तने की जो अंतिम शाखा होती है, अंतिम बिंदु होता है, वहां पर खाद्य पदार्थों का संचयन होता है, जिसे हम कंद कहते हैं। वह भूमिगत रूपांतरित तना जिसकी शाखाओं के अंतिम सिरे पर खाद्य पदार्थों का संचयन होने से एक संरचना का विकास होता है, उसे हम कंद कहते हैं। कंद का एग्जाम्पल है आलू। आलू क्या है? आलू एक कंद है। छोटे मोटे जो कॉम्पिटिशन होते हैं पूछा जाता है कि आलू क्या है? जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है,
तो हमें आंसर क्या देना होगा? आलू एक तना है, आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है। जो आलू होता है, आलू पर प्रसुप्त कलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम आलू की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आलू की आंख कहते हैं। जब हम आलू को काटते हैं बोने के लिए, तो उस दौरान हमें ध्यान रखना होता है कि ये आलू की आंख नहीं कट जाए। जो प्रसुप्त कलिकाएं होती हैं वह कटनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हीं प्रसुप्त कलिकाओं से अपस्थानिक जड़ों एवं प्रणों का विकास होता है। जनन की प्राकृतिक कार्यजनन में भूमिगत तने द्वारा जनन की जो तीसरी मेथड है उसका नाम है घनकंद। घनकंद और प्रकंद लगभग समान है, बस एक विशेष अंतर है। वो क्या है? यह जो घनकंद होता है यह ऊर्ध्वाधर वृद्धि करने वाला होता है। वह भूमिगत रूपांतर तना जो जिस पर स्पष्ट पर्व संधि पाई जाती है तथा फूला हुआ होता है, भोज्य पदार्थ का संचयन होता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करने वाला होता है, उसे हम घनकंद कहते हैं। घनकंद में जो हमारा घनकंद होता है इसका एक एग्जाम्पल है अरबी। क्या एग्जाम्पल है? अरबी। तो अरबी होती है, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में वृद्धि करने वाली होती है। इस पर स्पष्ट पर्व व पर्व संधि भी पाई जाती है तथा सल्क पत्र भी पाए जाते हैं। इनकी पर्व संधियों से ही, जब इन पर्व संधियों पर जो अपस्थानिक कलिकाएं हैं उन पर जब उनको अनुकूलित वातावरण मिलता है तो उनसे ही अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है, वह नवीन पादप का विकास हो जाता है। हमारे भूमिगत तने द्वारा रूपांतरण की चौथी विधि है, उसका नाम है सल्ककंद। सल्ककंद एक ऐसा भूमिगत रूपांतर तना है जिसमें तना अल्प विकसित होता है, अल्प विकसित होता है, अल्प होता है, राशित होता है, अत्यंत छोटा होता है, अत्यंत सहत होता है, जो सल्क पत्रों जो मांसल सल्क पत्र होते हैं उनसे ढका हुआ होता है। जैसे कि प्याज व लहसुन, इसके एग्जाम्पल है एलियम सीपा और एलियम सटाइवा। जैसे कि ये हमारी प्याज है, यहाँ पर ये तो इसके अंदर अल्प हासित यहाँ पर तना होता है, डिस्क रूपी होता है, और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? सल्क पत्र पाए जाते हैं। चारों ओर सल्क पत्र पाए जाते हैं तथा तने के नीचे अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। इस प्रकार का तना किसमें होता है? प्याज और लहसुन में होता है। अगली हम बात करते हैं हमारे जो तने द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन है, यह 3 प्रकार का था। भूमिगत दूसरा है भूपृष्ठीय तने द्वारा, भूपृष्ठीय तने द्वारा कायिक जनन। भूपृष्ठीय तने द्वारा कायिक जनन 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला है हमारा ऊपर भूस्तारी रनर। दूसरा है अंतः भूस्तारी। अगला है भूस्तारी और चौथा है भूस्तारिका। ऊपर भूस्तारी तना क्या होता है? ऊपर भूस्तारी तना होता है, यह जमीन पर रेंग कर चलने वाला होता है। जैसे ये जमीन है, इस पर ये इस प्रकार से रेंग करके चलने वाला होता है। इसकी पर्व लंबी होती है, जो पर्व होती है वो लंबी होती है। जब इसकी पर्व संधि जमीन की संपर्क में आती है
तो यहीं से नवीन प्ररोह का विकास हो जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार का तना जमीन पर आगे बढ़ता हुआ रहता है, वह नवीन संततियों का विकास होता रहता है। इस प्रकार का तना दूब घास के अंदर पाया जाता है। दूब घास इसका अच्छा एग्जाम्पल है, साइनोडोन। दूसरा हमारा प्रकार है अंतःभूस्थारी। अंतःभूस्थारी तने में क्या होता है, इस प्रकार का तना होता है, यह जमीन के अंदर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हुए ऊपर जब निकलता है तो इसके अंदर से, इस तने के अंदर से जो पर्व संधि होती है जमीन के अंदर, इससे अपस्थानिक जड़ों का विकास होता है और ऊपर जाकर के नवीन प्ररोह का विकास हो जाता है। इस प्रकार का तना पुदीना में पाया जाता है। अगला है हमारा भूस्थारी। भूस्थारी में क्या होता है, इस प्रकार का जो तना होता है भूस्थारी, वह जमीन के निचले भाग से, जैसे ये जमीन है और ये तना है, यहाँ से शाखा निकलती है और शाखा निकल करके ऊपर की ओर एक चाप बनाती है, और जब यह चाप जमीन के संपर्क में आती है तो यहाँ पर जो पर्व संधि होती है उस पर्व संधि से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं तथा यहीं से प्ररोह का विकास प्रारंभ हो जाता है, जिससे नवीन संतति विकसित हो जाती है। चौथा प्रकार है भूस्थारिका। भूस्थारिका प्रकार का जो तना होता है, यह एक प्रकार से ऊपर भूस्थारी है, लेकिन यह जलीय पादपों में पाया जाता है। इसमें केवल एक ही पर्व पाई जाती है, जैसे कि जलकुंभी, जलकुंभी व निम्फिया। जलकुंभी व निम्फिया के अंदर भूस्थारिका प्रकार का तना पाया जाता है। अब हमारा इसमें तीसरा प्रकार है, वह है वायवीय तने द्वारा। तो वायवीय तने में पहला एग्जाम्पल है, वह है पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका क्या है, वह पुष्पकलिका जो खाद्य पदार्थों का संचयन करके मांसल हो जाती है, उसे हम पत्र प्रकलिका कहते हैं। जब पत्र प्रकलिका मूल पादप से अलग होकर के जमीन के संपर्क में आती है तो उससे नवीन संतति का विकास हो जाता है। नवीन संतति का विकास हो जाता है, जैसे कि अगेव। अगेव में इस प्रकार का ही जनन पाया जाता है। अगेव में पत्र प्रकलिका के द्वारा जनन होता है।